नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज विंग्स। एक ऐसा संत जिसने ईसाई मिशनरियों को चुनौती दिया और साबित कर दिया कि अब भारत में धर्मांतरण नहीं होने देंगे। उस संत ने जगह जगह आश्रम बनाया और गुरुकुल प्रथा का फिर से सृजन किया। एक ऐसा संत जिसने आदिवासी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं को स्थापित किया और शायद इसीलिए उसके खिलाफ षड्यंत्रों को रचा गया। हम बात कर रहे हैं 85 वर्षीय हिंदू संत आसाराम बापू की। आसाराम बापू पक्ष की तरफ से कई चौंकाने वाले तथ्य न्यायालय के सामने आए हैं, जिनमें से कुछ मीडिया द्वारा प्रकाशित व प्रसारित भी हुए हैं। इससे आसाराम जी के खिलाफ विभिन्न स्तरों पर रचे गए षड्यंत्र की परतें स्पष्ट तौर पर उजागर हुई हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता सज्जन राज सुराणा द्वारा बापू आसाराम जी को एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत फंसाए जाने की पुष्टि करने वाले एक से बढ़कर एक ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य सामने रखे हैं जिसका अभियोजन पक्ष के पास कोई जवाब ही नहीं है। सबसे बड़ा सनसनीखेज खुलासा जो सामने आया है वो ये है कि जिस रात में ये वारदात हुई उस रात लड़की कमरे में गई ही नहीं थी। अधिवक्ता सुराणा जी ने बताया कि लड़की ने रात 10:30 बजे आसाराम बापू पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, लेकिन न्यायालय में गवाह पेश हुए जिन्होंने बताया कि आसाराम बापू रात को 9 बजे से लेकर 11:45 तक नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके सामने 50-60 लोग और भी बैठे थे। वहां सत्संग के बाद पूना व सुमेरपुर के परिवार के बीच हुई सगाई के निमित्त झूलेलाल जी की झांकी निकाली गई थी, जिसमें बापू आसाराम जी उपस्थित थे और दोनों परिवार वालों को रात को 11:30 बजे आशीर्वाद दे रहे थे। उस सत्संग के समय के कई फोटोज भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए। सन 2014 तथा उससे उपस्थित परिवार वालों की गवाही भी न्यायालय में हो चुकी है। वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड था वो भी इस बात का गवाह है। दूसरी ओर कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला कि रात भर लड़की अपने मित्र पुरुष को मैसेज करती रही। न्यायालय में मनीषा नाम की महिला के बयान हुए। उसने बताया कि मैं उसके पास ही सोई थी और उसको बोला भी था कि सो जा, लेकिन वो सो नहीं रही थी और अपने बॉयफ्रेंड से मैसेज पर देर रात तक बातें करती रही। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से संदिग्ध तरीके से एफआईआर भी दर्ज की गई। अभियोजन पक्ष द्वारा तथाकथित घटना 14 व 15 अगस्त 2013 के दरमियान रात्रि की बताई गई। जोधपुर की इस तथाकथित घटना के संबंध में एफआईआर ना जोधपुर, ना शाहजहांपुर और ना ही छिंदवाड़ा बल्कि 600 किलोमीटर दूर कमला नेहरू मार्केट पुलिस थाना नई दिल्ली में करवाई गई। एफआईआर की वीडियो रिकॉर्डिंग गायब की गई। एफआईआर लिखते समय की गई वीडियोग्राफी की रिकॉर्डिंग, सीडी एवं अन्य संबंधित दस्तावेज न्यायालय में पेश नहीं किए गए तथा संबंधित गवाहों थाना प्रभारी प्रमोद जोशी व कांस्टेबल पंकज को भी न्यायालय में पेश नहीं किया गया। संदेहास्पद तरीके से उस वीडियोग्राफी को गायब कर दिया गया। एएसआई पुष्पलता ने न्यायालय में इस बात को स्वीकार किया कि एफआईआर लिखते समय वीडियोग्राफी की गई थी, किंतु उन्होंने उसे न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया। ओरिजिनल एफआईआर को इन लोगों ने बड़ी ही चालाकी से बदल डाला। अधिवक्ता सुराणा ने बताया कि ओरिजिनल एफआईआर को बदल दिया गया। यहां तक कि एफआईआर पर लड़की के दस्तखत भी नहीं करवाए गए, जो धारा 154 में अनिवार्य प्रावधान है। रजिस्टर के ऊपर लिखा रहता है कि यह पढ़ लिया है और सही है, रीड ओवर एंड एक्सेप्टेड टू बी करेक्ट, ऐसा एक कॉलम होता है और उसी पर पीड़ित पक्ष का हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। एफआईआर व एफआईआर की कार्बन कॉपी में भी अंतर पाया गया है, जिसका स्पष्टीकरण संबंधित पुलिसकर्मी न्यायालय के सामने हुई अपनी गवाही में नहीं दे पाया। आपको बताते चलें कि मेडिकल जांच में क्लीन चिट मिली है। लोकनायक अस्पताल दिल्ली की डॉक्टर शैलजा वर्मा एवं डॉक्टर राजेंद्र कुमार ने लड़की की मेडिकल जांच की थी। मेडिकल रिपोर्ट पूर्णतः नॉर्मल है। दोनों ही डॉक्टरों ने स्पष्ट किया कि किसी प्रकार का सेक्सुअल असॉल्ट यानी यौन उत्पीड़न अथवा फिजिकल असॉल्ट शारीरिक उत्पीड़न नहीं पाया गया। चोट का कोई निशान भी नहीं था। अनुसंधान अधिकारी चंचल मिश्रा ने जिरह के दौरान जब यह पूछा गया कि चोट का निशान नहीं था तो मामला कैसे बना, तो इसका उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। इस पूरे प्रकरण में जांच अधिकारी की भी भूमिका संदेहास्पद है। न्यायालय में ऐसे कई तथ्य उजागर हुए जिन्हें पुलिस द्वारा दबाया गया था।
अनुसंधान पक्षपातपूर्ण किया गया तथा आसाराम जी पर नाजायज धाराएं लगाई गई। अनुसंधान के दौरान जिन व्यक्तियों ने सत्य को उजागर किया उनके महत्वपूर्ण बयान अनुसंधान अधिकारी चंचल मिश्रा ने चार्जशीट में लगाए ही नहीं। चंचल मिश्रा ने अपनी गवाही में इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने केस से संबंधित कई गवाहों के बयान आरोप पत्र के साथ पेश नहीं किए हैं। जब यौन उत्पीड़न हुआ ही नहीं तो पॉक्सो एक्ट किस आधार पर लगाया गया? जिस पॉक्सो एक्ट के आधार पर पिछले 4.5 सालों से आसाराम बापू को बेल तक नहीं मिल पाई, उस तथाकथित घटना के समय लड़की नाबालिग नहीं बल्कि बालिग थी। अधिवक्ता संजय नारायण सुराणा ने अपनी दलीलों को कोर्ट के सामने जारी रखते हुए कहा कि LIC पॉलिसी फार्म को लड़की की मां ने खुद स्वीकार किया है और उसने उसके पैसे भी उठाए हैं। LIC पॉलिसी के संबंध में लड़की की मां ने उक्त दस्तावेजों में भरे गए सभी तथ्यों को सही होने का स्वीकार करते हुए उस पर 3 जगह हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें लड़की की उम्र 1/7/94 भरी गई है, जिसके हिसाब से लड़की कथित घटना के समय 19 साल से अधिक हो जाती है। 50 करोड़ की फिरौती के लिए रचा गया था यह षड्यंत्र। 2008 में योग वेदांत आश्रम समिति अहमदाबाद आश्रम को एक फैक्स भेजा गया था, जिसमें अमृत प्रजापति व उसके साथियों द्वारा यह कहा गया था कि 50 करोड़ रुपए दो वरना उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। हम झूठी लड़कियां तैयार करेंगे, प्लांट करेंगे, जिसके कारण तुम जिंदगी भर जेल में रहोगे, कभी भी बाहर नहीं आ सकोगे। इस बात के लिए कॉन्स्पिरेंसी बड़ोदरा गुजरात में की गई थी, जिसमें दीपक चौरसिया इंडिया न्यूज का एक एंकर भी शामिल था, जी मीडिया के ऊपर प्रचार प्रसार कर रहा था। कर्मवीर परिवादिया का पिता भी शामिल था। इन सब को एक मोटिव था, जो वो 50 करोड़ की ब्लैकमेलिंग का। 50 करोड़ नहीं देने के कारण से मड़ाई गांव का पूरा घटनाक्रम बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व महानिदेशक सुब्रत त्रिपाठी जी ने ट्विटर के माध्यम से बताया कि संत आसाराम बापू केस में FIR की वीडियो रिकॉर्डिंग को गायब कर दिया। FIR और उसकी कार्बन कॉपी में अंतर पाया गया। रजिस्टर के कई पन्ने फाड़े गए। बर्थ सर्टिफिकेट में लड़की की अलग अलग उम्र, मेडिकल में नहीं मिला एक भी खरोच का निशान। क्या ये उनको फंसाने की साजिश तो नहीं है? दूसरी ट्वीट के माध्यम में बताया कि संत आसाराम बापू ने लाखों हिंदुओं की घर वापसी करवाई, करोड़ों लोगों को सनातन धर्म के प्रति आस्थावान बनाया, वैदिक गुरुकुल और बाल संस्कार केंद्र खोलकर बच्चों को दिव्य संस्कार दिए, कत्लखाने में जाती हजारों गायों को बचाकर गौशालाएं खोल दी, वैलेंटाइन डे की जगह मातृ पितृ पूजन दिवस करवाया। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि हिंदू संत आसाराम बापू को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। आतंकवादियों को भी जमानत मिल जाती है, पर 8 साल से 85 वर्षीय हिंदू संत आसाराम बापू की जमानत तक नहीं मिली। क्या ये बड़ी साजिश नहीं है? अगर ये साजिश है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और आसाराम बापू को जेल से रिहा कराने में मदद कीजिए। देखते रहिए द न्यूज विंग्स। जय हिंद।